अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी गोइंग टू डिस्कस टुडे टॉपिक, बट बिफोर दैट वी स्टार्ट डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक्स. और उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था दैट इज अबाउट द डिस्काउंट रेट्स एंड द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स. हमने देखा कि उनकी जो एक्सपेक्टेंसी है ऑफ रिस्क है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है, हाउ इट गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल डिसीजंस. Then we discuss about the international risk and we try to look into it by discussing different betas value which is related to the asset beta, जिसमें आपकी फिर equity और debt beta पे भी हमने देखा. उसके theoretically हमने उसको analyze किया, उस पर different condition और assumptions के through हमने discuss किया था. Then we discuss about the risk and the link between the certainty equivalent जो आपकी cash flows हैं और आपकी जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो जो मैकेनिज्म है, किस तरह आप उसको एडजस्ट करते हो अपनी कैश फ्लो को विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द टुडेज टॉपिक व्हिच इज अबाउट द मेनली अबाउट द न्यूमेरिकल्स एंड द केसेस वी गोइंग टू डिस्कस हियर एंड प्लस फ्यू स्टेटमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व. Now let's start by discussing the numerical. Number one example is the cost of capital always depends on the risk of the project being evaluated, and under this situation therefore the company cost of capital is useless. Do you agree? This is one of the statement and here you've been asked that जो आपकी cost of capital है, मैं इसको underline अगर करूँ, कहते हैं कि जी ये always depend upon the risk, जो magnitude of the risk of certain project है जो आपके evaluate कर रहा है, ये बड़ा dependable है. So that means कि जी जो भी project let's say मैं यहाँ पे लिखता हूँ project X, right, आपने इसको evaluate करना है और इस evaluation के अंदर you try to figure out कि जनाब जो आपकी net present value है, आया के different जो rules हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि जनाब आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है उसका रूल क्या कहता है. तो उस सिचुएशन में उन्होंने बताया है, जो पूछ रहे हैं, जो एक आपकी सिंपल स्टेटमेंट है कि जो आपका हर्डल रेट है, ठीक है, जो आपका हर्डल रेट है या आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इज इट डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और नॉट, देयरफॉर द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूजलेस. और उसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि अगर वो रिस्क है जो प्रोजेक्ट का है जिसको हम एवेल्युएट करते हो, ठीक है, वो जो रिस्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी की बेसिस पे आया कि जो कंपनी का है, वो तो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना अभी, प्रोजेक्ट एक्स की, लेट इट बी कि दिस इज एनी कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दैट इज यूजलेस. डू वी एग्री और नॉट? ऑब्वियसली हमने कहा कि जी हर प्रोजेक्ट का जो रिस्क है दैट इज बेसिकली ट्रूली टेल्स यू कि जी आपका डिस्काउंट रेट क्या होगा या आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. सो यस, दिस इज ए ट्रू and that depends on the risk of the project being evaluated. However, if the risk of the project is similar to the risk of the other assets of the company, then the appropriate rate of return is that company's cost of capital. इस statement के अगर हम देखें, that basically typically saying कि yes this is true, however when the situation is कि जनाब जो भी आपका project है, let it be project X है, इसका जो risk है it is quite similar whatever the cost of capital components, ठीक है जी, जो कि हमें पता है equity और debt के इंस्ट्रूमेंट का मिक्सचर है, ठीक है, these are the contents. अगर आप जो equity और जो debt का है, let it be कि जी जो कंपनी का जो risk है that has a similarity in between, then we can use this as a discount rate opportunity cost of capital इसी सिचुएशन के. अदरवाइज ऑब्वियसली द स्टेटमेंट इज अबव इज ट्रू कि कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूजलेस बिकॉज यू गॉट टू आइडेंटिफाई कि जनाब उस प्रोजेक्ट जो एक्स है उसका स्पेसिफिक रिस्क क्या है, एंड इन दैट वे यू कैन इजीली इवेल्युएट दैट प्रोजेक्ट टू द एग्जैक्ट वैल्यूएशन, ठीक है, और उसी एग्जैक्ट वैल्यूएशन से आपको पता चलेगा आया कि उसकी जो एनपीवी क्राइटेरिया या रेट ऑफ रिटर्न का क्राइटेरिया क्या क्या है, सजेस्ट करता है. ठीक है जनाब, let's start with the case, and here it is the following table is given of the British stocks during the 5 years ending July 2001 and the British Petroleum BP, that is basically the Britain company, the British government owned company, and that standard deviation is 25, R scale is given 0.25.
Again, standard deviation is somehow showing the volatility here, or basically that shows कि जनाब उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है. एनीवेज जो एक मॉडर्न कंटेंट है, ऑब्वियसली आपकी जो बीटा है उसकी जो वैल्यू गिवन है दैट शोज द सेंसिटिविटी ऑफ इट, और जो बीटा है एज ए कोफिशिएंट, ठीक है, हम इसको जो कंसीडर करते हैं वी सी इट एज ए मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी, ठीक है, और जो वेरिएबिलिटी है हम एड्रेस कर रहे थे स्टैंडर्ड डिविएशन को. सो द स्टैंडर्ड एरर इज गिवन, ठीक है, ब्रिटिश पेट्रोलियम का और ब्रिटिश एयरवेज का दो आपके पास हैं. दैट स्टैंडर्ड एरर इज बेसिकली द डिफरेंस शोइंग कि जनाब कितना जो सिग्निफिकेंट बेसिकली वैल्यू शो कर रहा है कि जी वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बीटा वट इज बेसिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट बीटा, कि जनाब इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, उसके अंदर कितना डाउट है आया कि दिस इज सिग्निफिकेंट टू व्हाट लेवल, ठीक है, उसको आप एड्रेस कर रहा होता है. कि आइए देखते हैं ये टेबल के बाद. व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ईच स्टॉक्स रिस्क वाज मार्केट रिस्क एंड व्हाट प्रोपोर्शन वाज यूनिक रिस्क. यहाँ पे हमें बताया गया जनाब, लेट इट बी यहाँ पे बीपी जो स्टॉक है उसके जो टोटल रिस्क के अंदर व्हाट एट्रीब्यूट टू द मार्केट रिस्क, ठीक है, एंड व्हाट एट्रीब्यूट टू द यूनिक रिस्क जो कि फर्म स्पेसिफिक रिस्क है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्म रिस्क है. इस सिचुएशन के अंदर जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है और ब्रिटिश एयरवेज है, जो आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ 0.25 विच मीन्स दैट फॉर बोथ स्टॉक्स 25% ऑफ द टोटल रिस्क कम्स फ्रॉम द मूवमेंट्स इन द मार्केट. सो डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने देखा कि जनाब जो आर स्क्वायर है, ठीक है, दैट बेसिकली इज 0.25. सो दैट इज शोइंग द रिस्क जनरेटेड बाय द मार्केट मूवमेंट. अगर मार्केट ऊपर है तो ऑब्वियसली जो स्टॉक्स हैं आपके पास, आप कहते हैं कि जनाब दो स्टॉक्स हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड ब्रिटिश एयरवेज, ठीक है, जो ही मार्केट 10% ऊपर जाएगी सो दैट मीन्स इस स्टॉक प्राइस के अंदर 10 टाइम्स इनटू जो भी आपकी बीटा की वैल्यू होगी उसमें डिफरेंस आएगा प्राइस के अंदर. So obviously same goes with the British Airways के जी 10% into whatever the value of that beta correspondingly. So that means कि जो total risk है वो market को जो movement है जो उसके अंदर shiftings हैं, आया कि वो उसका downturn पैटर्न है या उसका अपटेक पैटर्न है, उसके अंदर जो बेसिकली जो ट्रेडिंग environment है is suitable for the certain stock. How you going to evaluate it KG by looking at the movement of the market. If that market is inclining mode में है वो, जिसके अंदर वो increase है, उसके अंदर तेजी है, जिसे आमतौर पे हम कहते हैं कि मार्केट एक तेजी है, तो उसका जो परसेंटेज है यू गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द सेंसिटिविटी एलिमेंट जो कि बीटा है, एंड देन यू कैन ट्रांसफॉर्म इट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द एक्चुअल स्टॉक, ठीक है, ऑफ दैट बीटा. और उसी के से ऑब्वियसली हम देखेंगे कि जनाब अगर उसके अंदर जितनी भी परसेंट चेंजिंग आई है, हम इसको कह सकते हैं कि लेट्स से अगर यहाँ पे जो आर स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज 0.25, दैट इज 25% ऑफ द रिस्क एट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ ए मूवमेंट्स इन द मार्केट. जो आपका बाकी है जो 75% है दैट इज ए यूनिक रिस्क और फर्म स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है. नाउ दैट वाज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, जिसके अंदर आपके पास जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर आप कैसे डिवाइड कर सकते हो या बाइफरकेट कर सकते हो टोटल रिस्क को इनटू इन टर्म्स ऑफ मार्केट रिस्क और यूनिक रिस्क, और फिर मार्केट रिस्क को कैसे आप इवेल्युएट कर सकते हो और उसको आप जज कर सकते हो एज कंपेयर टू यूनिक रिस्क. हमने इस सिचुएशन को देखा. नाउ what is the variance of the British Petroleum, what is the unique variance, right? एक तो उनसे पूछा कि जनाब आपका जो स्टॉक का है, जो आपका वेरिएंस ऑफ द ब्रिटिश पेट्रोलियम है उसका क्या है, एंड व्हाट इज द यूनिक वेरिएंस. नाउ द वेरिएंस ऑफ द ब्रिटिश पेट्रोलियम इज बेसिकली द व्हाटएवर द वेरिएंस दैट इज गिवन, जो कि आपका 25 ऑफ का स्क्वायर आपने लिया तो दैट गिव्स यू द एक्चुअल ऑफ 625.
unique variance for British Petroleum is multiplied by this, so you get the result of 468.75 in as a total percentage of the unique rates. तो सिंपली इसके अंदर क्या किया आपने, जो भी आपका जो वेरिएंस है आपने ब्रिटिश पेट्रोलियम का वेरिएंस कैलकुलेट किया, वेरिएंस गिव्स यू 625 और उसी को आपने जब मल्टीप्लाई किया यूनिक वेरिएंस फाइंड करते हुए, तो सिंपली मल्टीप्लाई विद द रेस्ट ऑफ इट, जो कि यूनिक परसेंटेज जो प्रोपोर्शन है उसका दैट इज 75%, 0.75 से जब मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि यूनिक रेस एज कम्पेयर टू मार्केट रेस इज 468. This is quite easy as well. What is the confidence level on British Airway Beta? कि जनाब इसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है ब्रिटिश एयरवे बीटा का वो क्या है. द टी स्टेटिस्टिक फॉर बी ए इज कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.90 डिवाइड बाय 0.17 और ये जो पॉइंट हम देख लेते हैं 0.90 डिवाइड बाय 0.17, this is basically the beta divided by standard error, so that is basically कि जनाब आप 0.90 डिवाइड बाय 0.17 को कैलकुलेट करेंगे विच इज़ बीटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर. इसके ही जब हम इस कैलकुलेशंस में जाएंगे तो पता चला कि दिस इज एट्रीब्यूटेड टू व्हाट, यस दैट इज बेसिकली योर बीटा वैल्यू एंड दैट इज बेसिकली योर स्टैंडर्ड एरर. ठीक है जी. और इसके कॉन्फिडेंस लेवल इज बेसिकली यू ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस कि जनाब बताइए कि जी इसके अंदर कितने % चांसेस हैं कि जनाब उसकी जो सेंसिटिविटी है और जो उसकी बीटा की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है दैट इज आया कि सिग्निफिकेंट है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, एंड दैट बेसिस उसके अंदर एरर टर्म कितना है, डाउट कितना है, राइट. सो दैट देयर यू गो, यू सिंपली टेक द फ्रैक्शन ऑफ इट और उसी बेसिस पे 5.29 इज योर एक्चुअल कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है जी. कि जनाब अबव दिस लेवल योर कॉन्फिडेंस अबाउट इट, और इसका जो आपकी इसके अंदर जो आप कह रहे हैं जजमेंटल एरर है दैट इज 5.29. दिस इज सिग्निफिकेंट एट दी 1% लेवल, सो दैट द कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%. और उसी सिचुएशन के अंदर व्हाट दे सेड कि जनाब इसकी जो सिग्निफिकेंट है दिस इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल, जो कि आपका डिफरेंट लेवल है. लेट से 1% है आपका, लेट से यहाँ पे आपका 5% है, लेट से यहाँ पे यू कॉल इट 10% एंड सो ऑन. सो दीज ऑल बेसिकली जस्ट टू ड्रॉ द इंटेंशन कि जी आप आया कि हाउ मच कॉन्फिडेंस आर यू इन ऑर्डर टू फाइंड के जी एक्चुअल उसकी जो वैल्यू वो क्या है. सो दैट इज बेसिकली कि जी जब उसकी एट 1% लेवल सिग्निफिकेंट है उसकी जो भी पी वैल्यू गिवन होगी उसके अंदर, तो जो टी स्टेटिस्टिक है दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल, जो कि इसकी पी वैल्यू आप निकाल लें तो बाद का आपको जो पी वैल्यू गिवन है दैट शोज 0.01. सो एट दिस लेवल दिस वैल्यू गिव्स इज सिग्निफिकेंट, राइट. नाउ इफ द कैपम इज करेक्ट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ब्रिटिश एयरवेज, जबकि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 5% है, जो कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि दीज आर बेसिकली योर दिस इज योर रिस्क फ्री रेट, और जो आपका एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है जो कि मैं कह देता हूँ RM विच इज बेसिकली दिस. ठीक है, वैल्यू जो कि 5% है इट इज बेसिकली 12%. फार्मूला आपके पास गिवन है, दिस इज बेसिकली द स्टॉक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ब्रिटिश पेट्रोलियम. ठीक है जनाब, और दिस इज बेसिकली योर रिस्क फ्री रेट. ठीक है, जो हमें यहाँ पे बताया गया, एंड दैट इज बेसिकली योर बीटा वैल्यू जो कि सेंसिटिविटी बता रहा है ऑफ सिक्योरिटी, जो कि यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज होगा. और उसी बेसिस पे कि सेंसिटिविटी ऑफ दैट सिक्योरिटी ऑफ विच इज ब्रिटिश एयरवेज with respect to market risk. Just putting the values in the equation, 0.05 plus 1.37, 0.12 minus this one, 0.12 minus 0.05, that tells you what? Yes, good, market risk premium. ठीक है,
क्योंकि ये एक रिस्क सिक्योरिटी है, इसमें जो मार्केट का रिटर्न है, ऑब्वियसली दी investor they demand the compensation in investing the riskier assets, so why not? That is the righteous way to as assumed by the Markowitz 1952 के अंदर जो कैपिम का जो एक लेकर आए concept, and that how basically they discuss to define the cost of capital of that stock और कंपनी का एज ए होल, और उसी के बेसिस पे जब आप निकालेंगे मार्केट सिक्योरिटी मार्केट लाइन से, that gives you actual required rate of return of 14.60% approximately 15% या 14.5%. ठीक है जनाब. by putting the values in, बीटा जो कि सेंसिटिविटी है टू द मार्केट रिस्क, जितना भी बीटा है इसकी जो पॉजिटिव मार्केट रिस्क है, दैट बेसिकली ऑब्वियसली हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद इट, उसके मुताबिक ही वो इंक्रीज करेगा, और उसी के मुताबिक जब उसका रिस्क फ्री रेट आप ऐड करेंगे यू गेट द वैल्यू ऑफ 14%. दिस इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फॉर द बाय इन्वेस्टिंग इन देयर. ठीक, गुड. नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस ब्रिटिश एयरवेज केस, जिसके अंदर हमने डिफरेंट सिचुएशंस को देखा. आइए एक और सिचुएशन देखते हैं. सपोज दैट नेक्स्ट ईयर द मार्केट प्रोवाइड्स ए जीरो रिटर्न. व्हाट रिटर्न वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ब्रिटिश एयरवेज? और उसी बेसिस पे जो आपका ब्रिटिश एयरवेज है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 38% दिया हुआ है, आर स्क्वायर 0.25 दिया है, बीटा की वैल्यू 1.37 है. So in that situation, यहाँ पे भी मैं ब्रिटिश एयरवे लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी जो ब्रिटिश एयरवे इज बेसिकली शोइंग, ठीक है, बीटा ऑफ द ब्रिटिश एयरवेज. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द सेम, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है टू कंसिडर कि मार्केट इस पे आपको कोई नहीं रेट ऑफ रिटर्न दे रहा, राइट. सो इन दैट सिचुएशन when you going to minus it, give you the value in a negative form, which gives you provide you the return in the negative, which doesn't make which basically doesn't induce or interest to some to the investors. तो इस लिहाज से जो इसका cost of capital है that is a negative, and obviously you the required rate of return you never invest in it. और इन दैट सिचुएशन के अगर उसका जो बीटा की वैल्यू है, जो सेंसिटिविटी है, जो मार्केट है, जीरो रिटर्न देगा, कोई रिटर्न नहीं दे रहा, सो दैट इज ए नॉट गुड स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट इन द ब्रिटिश एयरवेज. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन इजीली फिगर आउट थ्रू द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और ये आपका SML है. ठीक है जी. नाउ वी मूव ऑन कि जनाब व्हाट वुड बी योर बेस्ट एस्टिमेटेड बीटा वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन केस प्रोजेक्ट्स बीटा इज नॉट अवेलेबल एट द फर्स्ट प्लेस. नाउ इसके अंदर आपको बताया गया है कि जनाब कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, प्रोजेक्ट X है, और अगर आप उसका बीटा जो है वो ना गिवन हो, ठीक है, एट द फर्स्ट प्लेस, तो हाउ टू एस्टिमेट इट. द प्रोजेक्ट, सो दिस प्रोजेक्ट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, लेकिन चूंकि हमने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को उठाना चाह रही है, और इसकी समहाउ द सिचुएशन माइट कम्स कि इसके अंदर आपको जो वॉलेटिलिटी है मेजर, जो इसकी रिस्क फैक्टर को एड्रेस कर रहा है, वो अगर आपके पास वैल्यू नहीं है एट द फर्स्ट प्लेस, हाउ टू एस्टिमेट इट, व्हाट वुड बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इट. इस सिचुएशन के अंदर इफ द बीटाज आर अनसर्टन, द रिक्वायर्ड रिटर्न डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड बीटा. ठीक है, जो भी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड बीटा, जो कि बीटा की वैल्यू. इफ यू नो नथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट रिस्क, आवर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ बीटा इज 1, but we usually have some information on the project that allows us to modify this prior belief and make a better estimate. Again, उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है आपको इसी इशू की तरफ एड्रेस कर रही है कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है X है, जो बीटा है इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एस्टिमेट है is whatever the value of the market बीटा, जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है. तो वी अज्यूम कि जी इस प्रोजेक्ट का दैट इज स्टूड एट 1,
सो वट एवर लेट्स से अगर आपका कोई भी है कंपनी है ब्रिटिश एयरवेज की हम अगर बात कर लेते हैं जिसके अंदर आपका रिस्क फ्री है प्लस वट एवर द मार्केट प्रीमियम इज, मैं यहाँ पे प्रीमियम लिख देता हूँ ऐसे, तो ये जो बीटा है ऑफ दैट ब्रिटिश एयरवेज दैट इज 1 गिव यू द 1, तो वट एवर द सिचुएशन माइट बी दैट्स ट्रू दैट 1। लेकिन ऑब्वियसली जब आप रियल वर्ल्ड के अंदर हैं, जब आप इस सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं जिसके अंदर यू ट्राई टू फिगर आउट कि ये बताइए आपकी स्टॉक की वॉलेटिलिटी या इसका सेंसिटिविटी एलिमेंट कितना है, सो ऑब्वियसली यू just plunge into the prior details, and in that situation you get or you extract some useful information which can basically alter the actual figure of the beta, ठीक है, according to whatever the risk come out. Now dear students, let's discuss the case Lorelei company. You are given the following information for Lorelei Motor Work, और इस सिचुएशन के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर जनाब बताया गया जी लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग जो डेट है आपका दैट इज टू डेट 300,000 यूरोज, ठीक है जी, आपको यूरो के अंदर वैल्यू गिवन है। करंट यील्ड टू मैच्योरिटी विच इज बेसिकली जो डेट यील्ड है दैट इज 8%, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आपके नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है दैट इज रफली 10,000, प्राइस पर शेयर आपकी 50 यूरो है, सो दैट मीन्स व्हेन यू गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दैट आपकी जो कॉमन स्टॉक वैल्यू है, ठीक है, दैट गिव्स यू राउंड ऑफ 500,000 यूरो। अच्छा जी, बुक वैल्यू पर शेयर दैट इज यूरो 25, यू कैन सी हियर, एंड देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक और इक्विटी इज गिवन 15%, जो कि आपकी इक्विटी की कॉस्ट है। नाउ दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन हियर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज बेसिकली द क्वेरी। कैलकुलेट लॉरेलाई कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी आपने इस कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये कंसीडर करनी है, इसको वैल्यूएट करना है, ठीक है, उसी बेसिस पे जो आपका आउटस्टैंडिंग है जो यूरो है, क्योंकि हमें पता है कि जनाब इस कंपनी का, ठीक है, मैं कहता हूं कि जनाब इस कंपनी का आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि दैट इज बेसिकली वट एवर द डेट एंड प्लस वट एवर द इक्विटी, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गिवन इन देयर, जो कि आपको इसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट द एक्चुअल वैल्यू, और जब इसको डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू पे विद रिस्पेक्टिव जो भी आपका जो डेट रेट है, जो भी इक्विटी रेट है, यू कैन इजीली फाइंड आउट, और सिंपल जो उसका फार्मूला है उस बेसिस पे हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डेट कैपिटल है 8% है, फॉर द कॉमन स्टॉक द आउटस्टैंडिंग मार्केट इज 50 यूरोज, जो कि 500,000 यूरोज है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज दिस। सो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं फॉर द क्लैरिटी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक टेबल, ठीक है, ये डेट है, ये इक्विटी है, ठीक है, डेट आपका गिवन है 300,000 इन यूरोज, इक्विटी आपकी गिवन है यूरो 500,000 जो हमने कैलकुलेट की, इसको जो हम प्लस करेंगे टोटल वैल्यू आपकी बनेगी यूरो 800,000 जो कि आपकी वैल्यू है, ठीक हो गया। इसके रिस्पेक्टिव जो आपको रेट गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी required rate of return on the debt is basically 8% and return of the equity is given 15%, ठीक है, try to find out the cost of capital। तो cost of capital that basically is whatever the asset and debt or equity का जो portion है, so this is basically the proportion of debt and this is proportion of equity, ठीक है जी। इस सिचुएशन के अंदर जब मैं सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या होगा जनाब, आपकी जो डी है, जो डेट है, लेट्स से वो 300,000 यूरो डिवाइड बाय जो भी टोटल आपकी वैल्यू जो कि हमने एस्टिमेट की थी 800,000 यूरो, और जो आर डेट था वो हमें पता था कि दैट्स फॉर डेट 8%, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्विटी आपकी गिवन है जो हमने कैलकुलेट की 500,000
जो कॉमन स्टॉक इक्विटी है, क्योंकि 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, उसको मल्टीप्लाई किया जो इसकी यूनिट प्राइस थी, दैट इज €50, तो यू गेट द 500,000 द एक्चुअल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी स्टॉक्स। और इसके बाद हम जब डिवाइड करेंगे 800,000 को, और जो आर इक्विटी है दैट इज स्टूड एट 15%, यू गेट द रिजल्टेंट अमाउंट इन 1.24 जो कि 12.4% है। सो दैट इज बेसिकली इफ द एसेट required rate of return for the investor, that become the cost of capital for the company। ठीक है, सो इट्स सिंपली टू डाइजेस्ट, क्योंकि ये हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर इफ यू वांट टू इवैल्यूएट दी व्हाट वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एनी कंपनी, क्योंकि वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब उसने इन्वेस्ट करना है, दैट कंपनी नीड टू अंडरस्टैंड अगर उस प्रोजेक्ट की जो रिस्क फैक्टर है दैट इज सिमिलर टू वट एवर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दैट फर्म, सो हाउ टू बेसिकली गेट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या इसमें जो कैपिटल है जो कंपनी एम्प्लॉय कर रही है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। सो इट्स वेरी हार्ड टू यू नो एग्जैक्टली गेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट नॉट दैट मच, क्योंकि इसके अंदर सिंपल आप फार्मूले के अंदर डिफरेंट एजम्पशंस के साथ चलेंगे, तो उसके अंदर यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस फार्मूला, जिसमें आप प्रोपोर्शन उठा लेंगे डेट का, प्रोपोर्शन उठा लेंगे इक्विटी का, एंड मल्टीप्लाई देम एंड एड मल्टीप्लाई देम विद द रिस्पेक्टिव जो उसका रिक्वायर्ड है, डेट का क्या है इक्विटी का क्या है, एंड यू जस्ट सिंपली एड देम अप, यू नो। सो इन दैट वे यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जनाब आपकी जो एसेट का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है। राइट जी, let's move on, that is a part B. How would our equity and the cost of capital change if Lorillei stock price fell to 25 due to the declining profits? Business risk is unchanged. Now because the business risk is unchanged, the company's weighted average cost of capital will not change as well. But however the structure of the the whole कॉस्ट एंड इक्विटी विल चेंज। वो कैसे जनाब, कैपिटल स्ट्रक्चर जो कैसे चेंज होगा, लेट इट बी, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूँ। इफ़ यू रिमेंबर वी जस्ट कैलकुलेटेड के यहाँ पे आपके 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 50, जिसकी टोटल वर्थ हमने देखी 500,000 यूरोस। ठीक है, अभी क्या हुआ जनाब, उन्होंने बताया कि आपकी जो ये 50 यूरो पर जो शेयर प्राइस थी ये ड्रॉप हुई और ये अभी €25 हो गई है, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो यू गेट द डिफरेंट 2500 to 50,000 यूरोस। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है। सो इसकी आइए जब हम कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे, तो व्हेन वी कैलकुलेटेड दैट आर, हमें पता है जो एसेट है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने फाइंड करनी है, लेट बी कि जनाब इधर आपने जो टोटल प्रोपोर्शन ऑफ द डेट है और जो आपका आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ डेट है उस पे आप ऐड कर देंगे वट एवर द प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी विद द इक्विटी रेट। और यहाँ पे हमने ये मैं जो स्टार बना रहा हूँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी, इसको हमने एवेल्युएट करना है। फॉर दैट रीजन हमें पता है कि जनाब जो अभी हमने एसेट का जो रिक्वायर्ड रेट है वो फाइंड किया, ये देखते हैं उसको क्या था, दैट्स 12.4%। हम उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने फार्मूला लिखा था जो हमने पीछे कंसीडर किया था, लेट इट बी दिस कि जनाब जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ एसेट है, अगर मैं उस एसेट की जगह इसको अगर मैं फॉर द बेटर व्यू अगर मैं इसको अरेज कर देता हूँ, लेट इट बी कि जनाब लेट बी द आर एसेट विच इज बेसिकली 12.4%, डेट एंड जो टोटल उसका जो डेट का प्रोपोर्शन था इन दैट, यहाँ पे हमें पता है कि दैट इज बेसिकली 300,000 डिवाइड बाय वट एवर दी 800,000 यूरो, जो डेट थी वो 8%, प्लस अब यहाँ पे जो इक्विटी है दैट चेंजेस फ्रॉम 500 to 250,000 यूरो, वैल्यू इसकी 800,000 है। आर इक्विटी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमने यही तो फाइंड करना है। ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन इसको जब शिफ्ट करेंगे
कैलकुलेट करके जो आपके पास वैल्यूज है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दी आर इक्विटी, जो कि आपके पास एग्जैक्टली 17.7% है. सो दैट शोज बेसिकली यस कि आपकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट चेंजेस वाइल कि आपके पास जो एक्चुअल जो इक्विटी है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी की चेंजिंग आपने की है, जो इसकी प्रोपोर्शन है इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट बेसिकली चेंजेस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी. और हमें ये देखना है कि रिटर्न जो आपकी इक्विटी है वो पहले क्या थी. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जनाब जो आपके पास रिजल्टेड इक्विटी थी, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ दैट इज 15%, और यहाँ पे जब आपने फाइंड किया सो दैट बिकम्स 17.7%. सो दिस इज आफ्टर फॉलिंग शेयर प्राइस, जो कि इसकी वैल्यू थी 25 पर शेयर. और हम यहाँ पे अगर लिखेंगे कि बिफोर शेयर प्राइस फॉल्स, जो कि 50 थी, उसकी जो टोटल रिक्वायर्ड ऑफ इक्विटी थी, अगर मैं यहाँ पे इक्विटी लिखूँ, दैट इज बेसिकली 15%. सो दैट इंक्रीजेज, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द फर्म. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट केस, जो कि बर्लिंगटन नॉर्दर्न का है. Now calculate Burlington's cost of equity from the CAPM using its own beta estimate and the industry beta estimate. How different are your answer? इसमें हमें बताया गया है कि लेट्स जो आपका Burlington's Northern है, this is basically we are talking about, जिसकी आपकी बीटा की वैल्यू 0.64 गिवन है, और स्टैंडर्ड एरर इसका गिवन है विद रिस्पेक्टिव. हमें पता है कि जनाब when we going to divide the beta from the standard error, that gives you the confidence level t statistic. ठीक है, और इसी बेसिस पे यू कैन इजीली आइडियलाइज कि जनाब जो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल हैं, लेट्स से 1%, 5%, 10%, उसकी जो सिग्निफिकेंसी है उस टी स्टेटिस्टिक वैल्यू की, वो क्या है. सो दैट स्टैंडर्ड एरर इज अ वेरी यूजफुल पैरामीटर एंड द वैल्यू इन ऑर्डर टू जज कि जी उसके अंदर डिफरेंसेस, उसके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कि आपका एरर ऑफ डाउट है, वो कितना है विद स्पेसिफिक टू द वैल्यू ऑफ द बीटा. सो बर्लिंगटन नॉर्दर्न का गिवन है यहाँ पे, और इसी तरह आपको बताया गया कि जी इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो भी आपका गिवन है, ठीक है, राइट एट द बॉटम, विच इज बेसिकली द बीटा वैल्यू ऑफ 0.50 एंड दैट इज द स्टैंडर्ड एरर इज गिवन 0.17. अगेन यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो दी गई है एक्स्ट्रा, दैट इज कि रिस्क फ्री इज गिवन 3.5%, जबकि मार्केट प्रीमियम है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दैट इज बेसिकली RM माइनस RF, ठीक है, दैट इज बेसिकली 8%. सो इफ दैट इज द मार्केट प्रीमियम, तो व्हाट वुड बी द मार्केट रिटर्न. तो RM माइनस 3.5% इज इक्वल टू 8%. सो RM becomes 8% plus 3.5%, and that gives you the value of, so 8 plus 3.5%, that gives the value of 11.5% in total, which is the market return. इसमें से जब हम negate करेंगे तो market premium आ जाएगा. So these are few highlights कि जनाब इस केस के अंदर जो बर्लिंगटन नॉर्दर्न है, लेकिन इसके अंदर हमने जो एस्टिमेट करना है कि आपने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यू गॉट टू फाइंड आउट, ठीक है. तो आइए देखते हैं कैपम के थ्रू अगर हम चलें, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन की तरफ आपको लेकर जाता है, और सिक्योरिटी मार्केट लाइन यहाँ पे आपको गिवन दी है बर्लिंगटन की. रिस्क फ्री रेट आपको गिवन है विच इज बेसिकली गिवन एट 3.5%,
ठीक है, बीटा के स्टैटिस्टिक गिवन है आपको, और यहाँ पे जो बेसिकली बीटा की वैल्यू है दैट इज गिवन 0.64, और जो आपका मार्केट प्रीमियम है दैट इज गिवन 8%। ठीक है, और वही आपको यहाँ पे एड्रेस है, और यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, फॉर बी एन दैट इज बेसिकली 8.62% फॉर इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट एज वेल। ठीक है, इंडस्ट्री की तरफ आप जाएं तो आपको पता चलता है कि जनाब आपका रिस्क फ्री उसी तरह ही जो आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दिस इज द बीटा ऑफ द इंडस्ट्री विच इज स्लाइटली लो एज कम्पेयर टू बी एन, और उसकी बेस पे उसको जो रिक्वायर्ड है या कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो भी कम है। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फॉर आवर कन्वीनियंस कि जनाब एक कंपनी है और फिर जो आपका रिक्वायर्ड है जो इंडस्ट्री का है दैट इज क्लियरली सेज कि जनाब ये 8.62% है, द अदर वन इज 7.50%, एंड ऑब्वियसली देयर इज clearly difference given which is because of the value of beta। ठीक है, और उसी बेसिस पे इसी बीटा की वजह से इसी वैल्यू जो सेंसिटिविटी है बीटा उसकी वजह से आपकी कैसे हमने देखा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैसे वो फिगर चेंज होती है ना। तो बी पॉइंट है, कैन यू बी द कॉन्फिडेंट दैट बर्लिंगटन्स ट्रू बीटा इज नॉट द इंडस्ट्री बीटा। नाउ दे आर आस्किंग कि जनाब आपने तो बीटा की वैल्यूज ऑलरेडी जो गिवन है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे आया कि जो इस स्टॉक का है जो बर्लिंगटन का है उसका जो बीटा की वैल्यू है वो कंफर्म्ड भी है कि नहीं, या कितना आप उसमें कॉन्फिडेंस है। तो दैट बेसिस कि जनाब आपने कहा कि नो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट बर्लिंगटन्स ट्रू बीटा इज नॉट द इंडस्ट्री एवरेज, दैट शोइंग कि यस देयर इज ए सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द बीटा, जो कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आपको बता रहे हैं कि अगर आप इनका जो स्टैंडर्ड एरर है वो देखें विच इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड एरर बिटवीन दिस, तो हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड एरर है बर्लिंगटन का हम देख लेते हैं, हम उसमें से आप कह लें कि जनाब इंडस्ट्री का बीटा हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले वैल्यूज ले लें। ठीक है, एक आपका बर्लिंगटन का स्टैंडर्ड एरर है और एक आपका इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड एरर है। तो अगर हम वो देखें स्टैंडर्ड एरर ऑफ इंडस्ट्री, तो ये आपको वैल्यू जो गिवन है दैट इज 0.20 माइनस करेंगे 0.17 एंड दैट गिव्स यू द वैल्यू 0.14 approximately, which is basically less than the one standard error of 0.20. We cannot reject the hypothesis that Bn is equal to beta of the value of I and D जो कि इंडस्ट्री का है। So basically the standard error है that also give a very true signals about your confidence in terms of your confidence level is concerned, और उस बेसिस पे आप क्या कहते हैं कि जी हाँ अब बताइए कि जी अगर आपके पास जो बीटा की वैल्यूज हैं इंडस्ट्री की और किसी भी स्टॉक की है, आया कि उनकी सिमिलैरिटी है कि और दे आर नॉट सिमिलर, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन इजीली फिगर आउट। और इस सिचुएशन में जब हमने देखा कि उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज बिलो द एक्चुअल वन स्टैंडर्ड एरर वैल्यू ऑफ 0.20, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट बीटा वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू द बीटा वैल्यू ऑफ द इंडस्ट्री। राइट जी, गुड। नाउ वी जंप ऑन टू द सी। Under what circumstances might you advise Burlington to calculate its cost of equity based on its own beta estimate? Now again, the Burlington's beta might be different from the industry beta for a variety of reasons. यहाँ पे आपको बताया कि जनाब circumstances बताइए कि जब आप एडवाइस करेंगे बर्लिंगटन को टू कैलकुलेट इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन इट्स ओन बीटा एस्टिमेट, कि जी उसी की बीटा एस्टिमेट से अगर उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि जी दे आर डिफरेंट सिनेरियोज विच इज ए वैरायटी ऑफ रीजन के इंडस्ट्री बीटा से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल बर्लिंगटन बिजनेस माइट बी मोर साइक्लिकल देन इन केस ऑफ द टिपिकल फॉर्म इन द इंडस्ट्री। तो हमें ये बताया गया कि ये जो बी एन है एज ए कंपनी, ठीक
ठीक है, इसके अंदर वेरिएशंस काफ़ी होंगी जो कि इकोनॉमिक वैल्यूज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है, और इसी इकोनॉमिक वैल्यूज़ की वजह से, इकोनॉमिक आपकी फैक्टर्स की वजह से, फैक्टर्स वैल्यूज़ की वजह से इसमें वेरिएशन इज prone to variation in terms of share price or performance, so that as compared to the rest of the firms in the industry, so this is how it can be significantly different, जो बीटा की वैल्यू होगी from that of the industry बीटा। या फिर आपके पास जो सिचुएशन है कि जनाब लेट सपोज कि जी उनका जो ऑपरेटिंग एक जो कॉस्ट है दैट इज़ ए फिक्स्ड एंड विच इज़ हाई, और इस बेसिस पे कि जनाब आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज भी हाई है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल फर्म इन द इंडस्ट्री। सो इन दैट सिचुएशन दैट काउंट्स बेसिकली कि जी जो आपकी इस इंडस्ट्री के जो बर्लिंगटन स्टॉक है, ठीक है, उसके देयर आर सेवरल रीजन जिसके अंदर हमने दो यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट बर्लिंगटन हैज मोर डेट देन इज टिपिकली फॉर द इंडस्ट्री, सो दैट हैज हायर फाइनेंशियल लीवरेज। अगेन हमें पता है कि जनाब जो वैल्यू है जो कि एसेट है दैट इज बेसिकली द proportion of debt plus whatever the proportion of equity, ठीक है जी, टाइम्स जो भी आपका डेट रेट है और टाइम्स जो भी आपकी इक्विटी है। तो अगर डेट का हमने देखा कि अगर उसके अंदर चेंज आएगा, लेट इट बी कि जी गेटिंग मोर डेट, ठीक है, जो इस रेशो की है, जो फाइनल लीवरेज ज़्यादा है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क को भी इंक्रीज करेगा। इन दैट रीजन ऑब्वियसली इसके जो बीटा की वैल्यू जो है डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री वन। नाउ Burlington's cost of debt was 6% and its debt to value ratio is 0.40. What was the Burlington's company cost of capital? Use the industry average beta. इस बेसिस पे मैंने पूछा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए, उसी बेसिस पे जो फार्मूला है, जो प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी है, उसे ऐड करेंगे विद रिस्पेक्टिव रेट्स। और उन्होंने बताया कि जी लेट इट बी 0.4 जो है वो रेशो है, कंपेयरिंग जो भी आपकी उन्होंने बताया 6% जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसे मल्टीप्लाई किया, और उन्होंने ज्यूम किया कि हमने इंडस्ट्री ही क्या जो एवरेज है बीटा वो लेना है। सो दैट बेसिस कि अगर प्रोपोर्शन ये है तो जो इक्विटी है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है दैट इज 60%, 0.6 टाइम्स वट एवर द कैलकुलेशन द कैलकुलेटेड ऑफ दैट इंडस्ट्री बीटा, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं पीछे कैलकुलेशंस के अंदर। प्रीवियस स्लाइड के अंदर आप इधर देखिए जो इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, जो बेसिकली यू सेड इट कि जनाब जो हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन से फाइंड आउट की थी इक्विटी का दैट इज 7.50। इसी के स्ट्रेटजी में उनका अज्यूम दैट वैल्यू, हमने यही वैल्यू जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपका इंडस्ट्री है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जनाब, दैट गिव्स यू 6.9% इन टोटल कि जनाब दिस इज द एक्चुअली कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। Now we're going to explain the simple statement which is all about the investors' home country bias is diminishing rapidly. Sooner or later most investors will hold the world market portfolio or a close approximation to it. Now इसमें हमें बताया गया कि जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर है, ठीक है, उसको पता है कि जनाब मैंने जो डाइवर्सिफिकेशन का है एडवांटेज लेना है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है बाय टेकिंग डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है जनाब, या अपॉर्चुनिटीज, उस बेसिस पे यू कैन रिड्यूस योर यूनिक या फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क। और इसी बेसिस पे क्या कि व्हाट अबाउट के जब हमने इंटरनेशनल रिस्क की बात की थी, इंटरनेशनल परसेप्शन की बात की थी, उस बेसिस पे कि जब वर्ल्ड मार्केट के अंदर यू ट्राई टू प्लंज इन योर एज बीइंग इन्वेस्टर, तो उसके अंदर ऑब्वियसली उन्होंने ये पूछा है कि जी बताइए कि जनाब इस स्टेटमेंट की कितनी वैलिडिटी है। सपोज दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर इवैल्यूएटिंग फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। और इसी बेसिस पे सोल्यूशन ऑफ दैट स्टेटमेंट इज कि जी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द मार्केट रिस्क द प्रोजेक्ट ब्रिंग्स टू द पोर्टफोलियो
हमने प्रीवियसली जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि लेट इट बी जो कंपनी है स्विस कंपनी है, ठीक है, व्हाट इफ कि वो इन्वेस्ट कर रही है डोमेस्टिक प्रोजेक्ट पे भी कर सकती है और वो इंटरनेशनल को भी प्रोजेक्ट्स को इनटेक कर सकती है। तो हमने देखा अगर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वी ट्राई टू कैलकुलेटेड, और हमने देखा अगर प्रोजेक्ट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट को लेकर चलती है तो ये जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं आपके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जनाब वो लोकल जो फर्म्स है उसी इंडस्ट्री के अंदर वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रॉक्सी एंड इन दैट बेसिस यू कैन फाइंड द एस्टिमेट द रिस्क, ठीक है, ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और इंटरनेशनल के लिए ऑब्वियसली हमने देखा डिफरेंट का के जी दैट हैवली डिपेंड अपॉन द कोरिलेशन मार्केट्स, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक ये आपकी फॉरेन है, और उसी बेसिस पे यू कैन इजीली फिगर आउट कि जी उसका जो रिस्क फैक्टर है क्रॉसबॉर्डिंग मार्केट का वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, रिस्क को कैसे कम कर रहा है, और हम उसको कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं उसकी बेसिस पे। फर्दर द डिक्रीज इन डिवर्सिफाइबल कंट्री बायस में रिजल्ट इन हायर ओवरऑल कोरिलेशंस, एंड ऑब्वियसली जो भी आपकी कंट्री है जिसका जो कोरिलेशन है दैट इज बेसिकली बीन डिक्रीज in terms of a diversifiable that have a higher correlation, और जो correlation जो हाई है वो that shows कि जी diversification का जो attitude है उसका जो country का है वो काफ़ी low है। Now dear students, let's consider this case, the case of amalgamated products, और इसमें हम देखेंगे कुछ information हमें given है, और पहले आइए उसको देख लेते हैं कि आपके पास डिवीजन है जो कि परसेंटेज ऑफ द फर्म वैल्यू गिवन है। लेट इट बी कि जनाब कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट्स है, दिस इज बेसिकली द कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट एमलगमेटेड प्रोडक्ट्स, एंड इन दैट सिचुएशन कि जनाब आपकी फूड है, आपका डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आपका केमिकल का है, जो कि परसेंटेज बता रहे हैं कि टोटल फर्म की वैल्यू के अंदर कैसे कंट्रीब्यूशन है इनकी। तो लेट इट बी दिस होल पाई इज द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, तो उसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग है 50% पोर्शन, इसी तरह 30% और इसी तरह 20% वैल्यूज गिवन है, वो आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर गिवन है, जिसके अंदर आपके पास फूड है, जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके बाद आपके पास केमिकल है, ठीक है जी। To estimate the cost of capital for each division, Amalgamated has identified the following three principal competitors, और तीन जो competitors थे, जो principal competitors है, उसके थ्रू Amalgamated ने जो Amalgamated है कंपनी है उसने जनाब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करने के लिए उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ जो है रिस्पेक्टिव जो कंपेटिटर्स है उसी इंडस्ट्री के फर्म्स के, उसकी जो वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। यूनाइटेड फूड्स की जो फूड सेक्टर से है उसका जो बीटा है वो 0.8, एंड जो प्रोपोर्शन ऑफ डेट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू है, जो प्रोपोर्शन ऑफ डेट है दैट इज 0.3। अगेन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन को देख रहे हैं, उसी पे हम कैलकुलेट करेंगे इसकी बेसिस पे, और एसोसिएटेड केमिकल्स है। तो आइए देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट 1 इज बेसिकली अज्यूमिंग दैट द डेट ऑफ दीज फर्म्स इज रिस्क फ्री। तो यहाँ पे जनाब आपको बता दिया गया कि जनाब आपकी जो डेट है दैट इज बेसिकली द रिस्क फ्री, ठीक है, एंड एस्टिमेट द एसेट बीटा फॉर ईच ऑफ द अमलगमेटेड डिविजन्स, और इस बेसिस पे जनाब रिस्क फ्री डेट बीटा एसेट इज इक्वल टू सिर्फ इक्विटी का पोर्शन यहाँ पे लेंगे। सो दैट इज बेसिकली कि जी हमें पता है बीटा एसेट इज इक्वल टू व्हाटएवर बीटा ऑफ द डेट डिवाइड बाय बीटा ऑफ योर इक्विटी, ठीक है जी, विद रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई इन दी डेट बाय वी, ठीक है, डेट बाय टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय इक्विटी डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। उसी बेसिस पे जब ये रिस्क फ्री है सो दैट मीन्स इज टोट 0, तो आपके पास ये इक्वेशन रह जाती है। सो इन दैट सिचुएशन 0.7 व्हेन यू गोइंग टू मल्टीप्लाई 0.8 जो कि बीटा इक्विटी की वैल्यू है,
फूड सेक्टर की, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने इसे मल्टीप्लाई किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया आपकी 0.72 वो 1.2 से। सो आपके पास जो वैल्यूज आई दैट शोज बेसिकली द बीटा ऑफ दैट कंपनी रिलेटेड डिविजन्स। तो ये जो है ये इंडिविजुअल डिविजन्स हैं, डिविजनल वैल्यूज हैं बीटा, ठीक है। और इसी बेसिस पे हमें ये बताया गया था कि बताइए फाइंड करें कि जनाब उसकी बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जो डिविजन्स हैं। हमने जो करस्पॉन्डिंग जो कंपेटिटर्स इंडस्ट्री की उनकी बीटा की वैल्यू ली, वी सिंपली कैलकुलेटेड इट आउट। और इधर जो मेन चीज़ है वो कंसीडर करने वाली है वो ये है कि जो आपकी जो डेट है बीटा दैट स्टूड एट 0। नाउ वी मूव ऑन। Amalgamated ratio of debt to debt plus equity is 0.4 if your estimates of the divisional betas are right. What is the amalgamated equity beta? अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, आपने डिविजन्स के तो फाइंड कर लिए, हाउ अबाउट कि आपके जो इक्विटी बीटा है जो टोटल कंपनी का है वो क्या होगा अगर आप बिलीव करते हैं कि जो डिवीजन आपने बीटा फाइंड किया है वो ट्रू है। सो इन दैट सिचुएशन पहले तो आप तमाम जो डिविजन्स के बीटाज को उसको कैलकुलेट करें और उसको एज ए होल आप देखें एज ए अमेलगमेटेड बीटाज एसेट। और यहाँ पे हम देखेंगे जो एसेट है दैट 0.5 इंटू 0.65 जो कि 0.65 हमने बीटा की वैल्यू जो डिवीजन के हिसाब से चेक की, ये जो आपको बता रहा है 0.50 दैट इज अगेन द शेयर परसेंटेज शेयर इन फर्म्स वैल्यू। और यहाँ पे जो फर्म है वो आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट्स की है। और इसी तरह जनाब ये आपकी सेकंड डिवीजन की बता रही है प्रोपोर्शन, ये आपकी थर्ड डिवीजन की बता रही है रिस्पेक्टेड बीटा वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी। उसी बेसिस पे जब आपके पास बीटा एसेट की जो तमाम डिवीजन को आपने ऐड किया उसको आप दैट्स टू डेट 0.81 स्टिल एज्यूमिंग रिस्क फ्री डेट, हमने एज्यूम किया रिस्क फ्री डेट। सो इस सिचुएशन के अंदर जो डेट आपकी बीटा की है दैट इज बेसिकली एलिमिनेटेड आउट ऑफ द इक्वेशन, व्हाट लेफ्ट इज बेसिकली द इक्विटी पार्ट ऑफ द एसेट। नाउ द एसेट इज एक्चुअली द दैट फर्म व्हिच इज totally risk free in terms of a debt. So that means that you got to understand whatever there is associated with the equity side जो common stock holders की है। इस बेसिस पे you got to identify कि जनाब आपकी ये बीटा इक्विटी की क्या वैल्यू होगी। सो तो बीटा एसेट है वो आपने फाइंड किया है 0.81, उसके अंदर वैल्यू जो पुट करेंगे प्लस उसका जो प्रोपोर्शन है उसमें यहाँ पे बता दिया कि जी डेट टू डेट प्लस इक्विटी इज 0.4। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेटेड कि लेट इट बी कि जनाब आपकी ये आपकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये आपका डेट है एंड दिस इज योर इक्विटी। हमें यहाँ पे बताया कि जो टोटल वैल्यू बेसिकली आपने कैसे फाइंड करनी है, दिस इज बेसिकली समीशन ऑफ दिस, ठीक है। तो दैट है वो कहते हैं कि जी इसका प्रोपोर्शन जो निकाला 0.4 है। सो व्हाट लेफ्ट हियर इज बेसिकली अगर ये 100% है लेट इट बी 1 तो हाउ you corresponded 0.6 equity का पोर्शन। सो ऑब्वियसली 0.6 मल्टीप्लाई विद द इक्विटी और इसको जब हम डिवाइड करेंगे इस पोर्शन से तो 1.35 आपके पास बीटा की इक्विटी आ जाएगी ऑफ द होल अमलगमेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, उस कंपनी का। नाउ सी पोर्शन पे देखते हैं, अज्यूम दैट द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 7% एंड दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स इज 15%। तो जनाब हमने यहाँ पे देखा कि जी आपके पास जो रिस्क फ्री रेट है वो 7% है, राइट, और जो मार्केट रिटर्न है दैट इज बेसिकली 15%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच ऑफ द अमलगमेटेड डिविजन्स क्या होंगे जनाब? तो हमें पता है जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है उससे आप स्टॉक का इजीली फाइंड कर लेंगे और जो आपके पास बीटा की वैल्यू है जो एसेट्स है दैट इज इक्वल टू बेसिकली आप इस तरह फाइंड करेंगे लेट इट बी कि अगर आपके पास सिंगल डिविजन्स के हैं जो कि आपके पास 3 है, लेट इट बी आप कहते हैं मेरे पास फूड है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक है और मेरे पास केमिकल है, तो आप इजीली इस तरह फाइंड कर लेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो कि यहाँ पे कैलकुलेशंस आपकी गिवन है। तो जो फूड है उसकी जब आप फाइंड करेंगे तो दिस इज बेसिकली द रिस्क फ्री रेट, दिस इज बेसिकली व्हाटएवर द कैलकुलेटेड बीटा ऑफ दैट डिवीजन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
बीटा एसेट्स जो कि आपका फूड डिवीजन से लिया गया, ठीक है। और दिस इज बेसिकली द मार्केट रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसको जब आर एफ से यानी कि आर एम माइनस आर एफ करेंगे तो मार्केट प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है जी। और इस बेसिस पे जब आप फाइंड करेंगे तो यू गेट दी एक्चुअल डिविजनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 11.5%. So the respective calculations है you can easily evaluate it with the same formula given, जो कि आपके पास ये calculated है, इसी तरह ये भी आपकी value calculated है। So in that basis के जनाब आपके पास respective ये values आ रही हैं। Here main important point क्या है जनाब, आप ये देख सकते हैं कि जनाब अगर मैं यहाँ पे 3 divisions बनाऊं, let's say food, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, तो फूड विद रिस्पेक्टिव मैं कहता हूँ कि जनाब इसकी जो बीटा की अगर मैं वैल्यू देखूँ इनकी, तो फूड का जो बीटा है दैट जो कैलकुलेटेड था 0.56, ये जो था जनाब आपका इलेक्ट्रिक का जो 1.28 और जो दूसरे का था जो लास्ट था केमिकल का 0.72। नाउ 1.28 इज शोइंग कि जनाब दिस shows the sensitivity of that stock, the asset, with respect to the market risk, and that shows this is higher as compared to rest of the divisions. Yes, so this is very important. This is why आप यहाँ पे देख सकते हैं जो required आपका एक तरह से cost है जो कि basically cost of capital और electric division की that is higher as compared to rest. ठीक है जी। Now dear students, let's see the D statement again. How much would your estimates of each division cost of capital change if you assume that debt has a beta of 0.2? और इस सिचुएशन के अंदर पहले हमें ये बताया गया था कि जो आपका बीटा की वैल्यू है, जो डेट की वैल्यू है, जो बीटा की, दैट इज बेसिकली द रिस्क फ्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाउ द सिचुएशन चेंजेस कि जनाब देयर एग्जिस्ट ए बीटा वैल्यू ऑफ द डेट एज वेल विच इज बेसिकली जो न्यू वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट है 0.2 का। तो हाउ इट बेसिकली चेंजेस इट, ऑब्वियसली विद द करस्पॉन्डेंस यू गॉट टू अंडरस्टैंड एंड यू गॉट टू कैलकुलेट द एक्चुअल बीटा रिस्पेक्टिव बीटा ऑफ द डेट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डेट की है दैट इज बेसिकली 0.3 जो कि प्रोपोर्शन है इनटू द 0.2, 0.7 is the proportion of the equity into whatever the amount of 0.2 which is the beta of the equity. Yes, now basically the total division beta changes to 0.62 and with the respective beta of the rest of the divisions जो आप यहाँ पे दे सकते हैं with the inclusion of what the debt of beta debt, ठीक है, जो बीटा की वैल्यू थी डेट की। now जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है सिक्योरिटी मार्केट लाइन फूड की, वो भी कैसे चेंज होती है जब आप इस फार्मूले में डालोगे लेट इट बी कि जी जो आपकी रिक्वायर्ड फूड है दैट इज बेसिकली द रिस्क फ्री जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है प्लस वट एवर द बीटा, लेट इट बी बीटा ऑफ द फूड इनटू मार्केट प्रीमियम, ठीक है जनाब। सो दैट बेसिकली शोइंग 12% here. For the chemical that is electrical that is 17.6% and for the chemical that is 13.4%. So basically the required rate is also changes which is basically the for the investors. Now for the company this becomes the cost of capital. So yes, by absorbing or by looking at the cost of the debt which can be reflected from the beta of the debt value and that is 0.2, that changes the overall beta value of that division and simultaneously that changes the cost of capital of that division. Now dear students, let's summarize whatever we discussed. We just go through with the numericals which is related with the different situations and in that we discuss the different cases as well, जिसके अंदर हमने देखा कि जनाब आपकी बीटा की जो वैल्यू है इक्विटी की कैसे फाइंड करनी है और व्हेन इट कम्स कि जी जो कोई भी कंपनी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसके अंदर उसने इन्वेस्ट करना है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म एंड दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली is some issue for the investors or for the companies if they want to invest into the project which has which are basically the part of the abroad, ठीक है, abroad countries. And in that situation we discuss about the different statement and try to bring in the logic and the reasons of it. Till now students,
It's goodbye.